हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं रविकांत सर आप सभी का वार्म वेलकम करता हूं, मोस्ट वेलकम करता हूं। प्यारे साथियों, आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं जिसका नाम है वॉइस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जी हाँ, आप सही सुन पा रहे होंगे, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आखिर ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होता क्या है, कैसे सेंटेंस को पहचाने की एक्टिव वॉइस है क्या, कैसे सेंटेंस को पहचाने की ये पैसिव वॉइस होता क्या है, कहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कैसा करता है, कहाँ पर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का काम कैसा करता है, कहाँ पर कैसी हेल्पिंग वर्ब आती है, कहाँ पर मेन वर्ब कैसी आती है, कहाँ पर कौन सा प्रेपोजिशन यूज होता है। ये तमाम बातों को आज इस प्यारे से सेशन में हम लोग बिल्कुल बेहतर तरीके से जानेंगे। हर एक पॉइंट्स को हम लोग ध्यान से समझते हुए चलेंगे, जिससे हमारे जितने भी ऐसे कंपटीशन एग्जाम है जिनमें इंग्लिश पूछी जाती है उनमें एक्टिव से पैसिव पूछा ही जाता है, तो हमारे क्वेश्चन अक्सर मिस हो जाते हैं। तो हम उन क्वेश्चंस को नहीं मिस कर पाएंगे अगर इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं, अच्छे से कवर कर लेते हैं। और मैं आपको वादा देता हूं कि हर एक पॉइंट्स को आप अच्छे से अगर समझेंगे तो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे से सेशन को, जिसका नाम है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो चलिए प्यारे साथियों, बात करते हैं हम लोग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की। ये है हमारा टॉपिक जिसका नाम है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो चलिए बात करते हैं हम लोग सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की। आखिर इसकी डेफिनेशन होती क्या है ना। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो द यूजेज ऑफ वॉइस डिपेंड्स ऑन द वे ऑफ स्पीकिंग। समटाइम्स we like to demonstrate that subject is important or sometime object is important. Note, we can say that the voice totally depends on subject or object. अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि वॉइस, वाक्य का प्रयोग हमारे बोलने की शैली पर निर्भर करता है। कभी कभी हम यह शो करना चाहते हैं कि सब्जेक्ट हमारा, ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है, और कभी कभी ये भी हम शो करना चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब इसमें पूरा का पूरा जो खेला है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का खेला है। अगर इसको हम पहचान ले तो हमको एक्टिव से पैसिव बनाना बिल्कुल बेहतर तरीके से आ जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने कहा मैं एक पत्र लिखता हूं, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं मेरे द्वारा एक पत्र लिखा गया, है ना। एक ही सेंटेंस का मतलब सेंटेंस का स्ट्रक्चर अलग है लेकिन इसके अर्थ अलग, मतलब इसका स्ट्रक्चर अलग है लेकिन इसका मीनिंग वही है, मीनिंग नहीं चेंज हुआ है। जैसे मैंने कहा वह एक गीत गाती है, उसके द्वारा एक गीत गाया गया, है ना। बात ट्विस्ट, तो इस दोनों सेंटेंस में जो इसका मीनिंग है, जो इसका अर्थ है, एक ही है लेकिन कहने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। तो कहने के अलग अलग तरीकों को हम बेहतर इंग्लिश से बिल्कुल बेहतर तरीके से जानेंगे, समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे साथियों। सबसे पहले अगर हम बात करें तो वॉइस जो होता है ये हमारा दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, जिसका नाम है एक्टिव वॉइस और जिसका दूसरा नाम है पैसिव वॉइस। तो पहला है हमारा एक्टिव वॉइस और दूसरा हमारा क्या है, पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एक्टिव वॉइस होता क्या है। तो ऐसे वाक्यों में वास्तविक जो कर्ता होता है, मतलब जो रियल सब्जेक्ट होता है ना, की प्रधानता दी जाती है। अर्थात क्रिया द्वारा बताए गए कार्य करने वाला ही कर्ता स्थान पर रखा जाता है। जैसे मैंने कहा ना, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा आई राइट अ लेटर, है ना, आई राइट अ लेटर। तो प्यारे साथियों, इसमें जानिए आई जो हमारा होता है ये हमारा रियल सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? रियल सब्जेक्ट होता है, जो एक्शन करने वाला होता है ना। एक्शन कौन कर रहा है? सब्जेक्ट कर रहा है ना। तो यहां पर ये जो सब्जेक्ट है आई, ये हमारा रियल सब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे, रीमा हेल्प्स रोहिणी, रीमा रोहिणी को मदद करती है। यार रीमा रोहिणी की मदद करती है, को ना होकर के की होगा, है ना, यहां पर की होगा। ओके, यहां पर जैसे अगर बात करें रीमा हमारी क्या है, रीमा हमारा सब्जेक्ट है ना, और हेल्प्स क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और इसकी बात करें, सॉरी, ये वर्ब है। ओके, ये बेटा जी वर्ब है ना, यहां पर आपको ये वर्ब है, ये वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट होगा, लास्ट वाला आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो ये आपकी वर्ब है और ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। मतलब आपने क्या देखा कि यहां पर जो है ये रीमा क्या है, सब्जेक्ट है। बोलो क्या है, सब्जेक्ट है। हेल्प्स क्या है, ये हमारी वर्ब है, एक्शन है, जिसको हम मतलब एक्शन का मतलब जो काम कर रहे हैं, है ना, जो काम आप करते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना। अब कहेंगे सर सोना भी काम होता है क्या? तो सोना काम होता है, ठीक है, लेकिन रियल एक्शन नहीं होता है, समझ गए ना। हाँ, तो रोहिणी यहां पर क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब जैसे यहां पर अगर बात करें पैसिव वॉइस की, है ना, तो पैसिव वॉइस होता क्या है, ऐसे वाक्यों में कर्म जो होता है, हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। अर्थात ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखा जाता है, और ऐसा सब्जेक्ट कोई कार्य नहीं करता बल्कि उससे संबंधित कार्य किया
जाता है। मतलब जो ऑब्जेक्ट होता है वो काम नहीं करता है, वो केवल शो होता है सब्जेक्ट की जगह पर। काम करने वाला तो रियल में सब्जेक्ट है ना, काम करने वाला कौन है, रियल में सब्जेक्ट है। जैसे इसी एग्जांपल को पैसिव वॉइस में बना दिया गया, तो यहां पर हो गया रोहिणी। अब देखो यहां पर रोहिणी जो है ये क्या है, आप बोलेंगे सर ये तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हमने पहले लिख दिया। बोलो अब देखो इसमें क्या चेंजेस दिख रहा है, यहां पर इज आया है। इज हमारी होती है हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम सहायक क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया बोलते हैं। अब आपने देखा कि यहां पर हेल्प्स जो लिखा है ये हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब आई है। कैसी वर्ब आई है, सिंगुलर वर्ब। बिकॉज क्योंकि रीमा हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी तो हमारी सिंगुलर होगी ना। बोलो जी हाँ बिल्कुल। तो यहां पर जो हमारी आ गई ये V3 फॉर्म की वर्ब आई गई। V3 का मतलब वर्ब ऑफ द थर्ड फॉर्म है ना। अब यहां पर देखो एक वर्ड आया है बाय, बाय हमारी प्रेपोजिशन है, ठीक है। अब यहां पर क्या हो गया, रीमा। अब आपने देखा रीमा यहां सब्जेक्ट का काम कर रहा है और यहां पर किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। मतलब इसका जब अर्थ निकला, इसका जब मीनिंग निकला तो रोहिणी रीमा से मदद ली है ना। रोहिणी रीमा से मदद ली है, बात वही है। रीमा रोहिणी की मदद करती है या रोहिणी रीमा से मदद ली है, बात तो दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का सेंस तो एक ही निकल रहा है। लेकिन सेंटेंस ने आपने देखा कि दोनों के सेंटेंस क्या हो गए, चेंज हो गए। इसी टॉपिक को हम बोलते हैं एक दूसरी भाषा में जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, टू ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस बट नॉट मीनिंग चेंज। किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बदल दो लेकिन उसके मीनिंग को ना बदलो, वो हमारा होता है ट्रांसफॉर्मेशन। उसी का ये पार्ट है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं आखिर आगे क्या है। तो प्यारे साथियों अगर हम लोग बात करें तो यहां पर जो आज हम लोग एक्टिव और पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे ये पूरा का पूरा डिपेंड होगा टेंस पर। किस पर होगा, टेंस पर। अगर हम बात करें तो हमारे जो मेन टेंस होते हैं वो तीन होते हैं ना, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब इन जो है तीनों टेंस के चार चार टेंसेस बनते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे पास्ट के भी बनते हैं और ऐसे हमारे फ्यूचर के भी बनते हैं। डन ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा जब टेंस में, है ना। तो चार 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 मतलब टोटल हमारे हो गए 12 प्रकार के टेंस, है ना। लेकिन वॉइस जब बनता है तो टोटल 8 टाइप्स के ही टेंसों का बनता है, ठीक है, ये याद रखना। अब किनका नहीं बनता, तो देखो प्रेजेंट के जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, मतलब प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं बनेगा, है ना। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जिसमें हमारी क्या आती है, हैज बीन आता है, जिसमें टाइम दिया जाता है ना। पास्ट का भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता है, फ्यूचर का भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता है और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता। मतलब 4 माइनस कर दो तो टोटल कितने बचेंगे, अब बोलो गुरुजी 8 बचे, है ना। तो 8 का जो है हम एक्टिव से पैसिव बना पाते हैं और इन्हीं 8 में से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई ना। अब देखो किनका किनका बनता है ना। तो जिनका बनता है मैं आपके सामने लिख रहा हूं। तो आपका सबसे पहले यहां पर पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस का मतलब भूतकाल, मतलब जो काम समाप्त हो चुका है ना। जैसे यहां पर अगर बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट का बनता है, किसका बनता है, पास्ट इंडेफिनिट का बनता है। ओके क्लियर है। अगला बनता है बेटा जी पास्ट परफेक्ट का बनता है, किसका बनता है, पास्ट परफेक्ट का बनता है और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का बनता है, किसका बनता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का बनता है ना। तो 3 ये आपके बन गए, बोलो डन हुआ ना। आगे है हमारा प्रेजेंट का, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हमारा बनता है, क्या बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हमारा बन जाता है। ओके क्लियर है ना। उसके बाद हमारा बनता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, किसका बनता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का बनता है। और उसके बाद फिर हमारा बनता है प्रेजेंट परफेक्ट का, किसका बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट का बनता है। तो 3 इसके हो गए, बोलो क्लियर है ना। अब और फ्यूचर की अगर बात करें तो फ्यूचर में केवल 2 ही का ही बनता है, किसका किसका बनता है, तो फ्यूचर में अगर बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट का बनता है, किसका बनता है, फ्यूचर इंडेफिनिट का बनता है, किसका बनता है प्यारे साथियों, फ्यूचर इंडेफिनिट। और दूसरा बनता है फ्यूचर परफेक्ट का बनता है, किसका बनता है, फ्यूचर परफेक्ट का बनता है। ये आपको ध्यान रखना। तो बोलो बताओ 3 और 2 कितने हो गए, आप बोले सॉरी हाँ आप बोलेंगे गुरुजी 8 हो गए, कितने हो गए 8। मतलब आपने क्या समझ लिया कि ये जितने 8 प्रकार के हमारे टेंस हैं इनका हम एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। और एक खास बात और आपको याद रखना है, नोट कर लो, है ना, नोट कर लो सारे लोग। क्या नोट करना है कि जो एक्टिव से पैसिव बनता है, क्या जो एक्टिव से पैसिव
ट्रांजिटिव बनता है वो किसका बन सकता है, तो वो याद रखना है कि ट्रांजिटिव वर्ब का, ठीक है, आप यहां पर लिख लीजिए ट्रांजिटिव वर्ब का ही, ठीक है, का ही हम पैसिव वॉइस चेंज कर सकते हैं, हम पैसिव वॉइस चेंज कर सकते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं या बनाते हैं, ये लिखे। ओके, मतलब आपको मैंने क्या समझाया कि जो भी हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती है, अब अच्छा जानो आपको ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। तो प्यारे साथियों, जब हम आपको वर्ब पढ़ाएंगे तो उसमें एक बताएंगे ट्रांजिटिव वर्ब, एक होती इनट्रांजिटिव वर्ब, है ना। ये हमारी जो वर्ब होती है, ये एक ट्रांजिटिव का मतलब होता है ऐसी वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट हो, है ना, जिसके साथ ऑब्जेक्ट हो। जैसे मैंने कहा राम राइट्स अ लेटर, और लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, जो अकर्मक क्रिया होती है जिसके साथ ऑब्जेक्ट ना हो, विदाउट ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा आई लव, आई एम अ टीचर, है ना। अब यहां पर बताओ, मैं हंसता हूं, मैं सोता हूं, मैं रोता हूं, है ना। तो यहां पर ऐसे सेंटेंस आ जाए जहां पर वीप आ जाए, स्लीप आ जाए, लॉफ आ जाए, तो ऐसे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कभी नहीं आ सकता है, तो ऐसे सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। तो याद यही रखना है कि पैसिव वॉइस ऐसे सेंटेंस का बनेगा जिनके साथ ऑब्जेक्ट हो, या ऐसी वर्ब जिनके साथ ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट हो। बात क्लियर हो गई कि नहीं, बोलो। इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई तो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आगे अगर हम बात करें प्यारे साथियों, तो कैसे हम आइडेंटिफिकेशन करें कि पैसिव वॉइस को हम कैसे पहचाने कि आखिर ये पैसिव वॉइस दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप जान लीजिए कि देखो बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म मैंने आपको इंडिकेट किया है कि बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब देखो बी का मतलब क्या होता है, बी एक प्रकार की हमारी वर्ब होती है ना, बी फॉर्म की वर्ब होती है। जब मैं आपको वर्ब पढ़ाऊंगा तो उससे बताऊंगा कि बी फॉर्म की वर्ब क्या है ना। तो बी फॉर्म की वर्ब में आता है आपका इज एम आर आ जाता है, क्या आ जाता है, इज एम आर आ जाता है, वॉज वर आ जाता है, क्या आ जाता है, वॉज वर आ जाता है, हैज हैव आ जाता है, हैज हैव हैड आ जाता है, विल सेल आ जाता है। ये हमारी सारी क्या है, बी फॉर्म की वर्ब है ना। तो अगर बात करें ये हमारी फर्स्ट फॉर्म की वर्ब है, ये हमारी किस फॉर्म की वर्ब है, यहां पर अगर बात करें तो ये हमारी फर्स्ट फॉर्म की वर्ब है, ये सेकंड फॉर्म की वर्ब है, और ये थर्ड फॉर्म की वर्ब है, और ये हमारी फोर्थ फॉर्म की वर्ब है ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारी जो वर्ब होती है, आपके दिमाग में ही जा रहा होगा कि 3 ही प्रकार की वर्ब होती है। ना ना ना, गलत है। 5 प्रकार की वर्ब, मतलब वर्ब की जो फॉर्म होती हैं वो 5 कैटेगरीज की होती हैं, है ना। जैसे मैंने एक एक वर्ब लिखा, आप समझिए। जैसे मैंने लिखा गो, गो हमारी फर्स्ट फॉर्म है ना। एक हमारी होती है गोज, है ना, गोज ना करके हम वेंट लिख देते हैं ना, सेकंड फॉर्म। हाँ, सीरियल से चलते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पर हम लिख देते हैं सेकंड फॉर्म, क्या लिख देते हैं, सेकंड फॉर्म। गो वेंट हो गया, क्या हो गया, गो वेंट गॉन हो गया। और अगली है हमारी गोइंग हो गया, है ना। और अगला है हमारा गोज। यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो बेस फॉर्म की वर्ब होती है वो सदैव प्लूरल वर्ब होती है। क्या होती है, प्लूरल, मतलब बहुवचन होती है। जैसे गो हो गया, प्ले हो गया, है ना, वॉच हो गया, है ना, लिसन हो गया। ये हमारी जो भी वर्ब है, ये हमारी जो बेस फॉर्म की वर्ब होती है, इसे बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं, इसे बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं, है ना। ये हमारी बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है। ये हमारी V2 होती है जिसे वर्ब ऑफ द सेकंड फॉर्म कहते हैं। ये हमारी V3 होती है जिसे वर्ब ऑफ द थर्ड फॉर्म कहते हैं। ये जो हमारी होती है वर्ब ऑफ द फोर्थ फॉर्म बोल सकते हैं आप इसको। वर्ब ऑफ द फोर्थ फॉर्म का मतलब ही होता है वर्ब में आईएनजी लग जाए, जैसे गोइंग, प्लेइंग, वॉचिंग, है ना, टेलिंग, ये सारी हो गई। अब देखो वर्ब में यस या यस जब लगता है, जब हमारी सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में हम यस या यस जोड़ देते हैं, तो इसी को बोलते हैं वर्ब ऑफ द फिफ्थ फॉर्म। क्या बोल देते हैं, फिफ्थ फॉर्म। तो आप आज आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ब की जो कैटेगरीज हैं वो 5 प्रकार की होती है, ना कि 3 प्रकार की। ठीक है, इनकी बातें हम लोग बेहतर तरीके से करेंगे जब वर्ब चैप्टर आपको हम पढ़ाएंगे। ओके, बात करते हैं यहाँ पर तो कौन कौन सी वर्ब आती है। तो सारे साथियों यहाँ पर जान लीजिए कि कौन कौन सी वर्ब आती है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पर टू बी फॉर्म की वर्ब होती है, जो बी फॉर्म की वर्ब होती है, इनके साथ कौन कौन सी वर्ब आती है ना, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है। अब देखो यहाँ पर बी फॉर्म का मतलब समझ गए ना, इसे हम हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं, क्लियर है ना। और ये हमारी होती है V3, V3 का मतलब वर्ब ऑफ द थर्ड फॉर्म,
वर्ब का थर्ड फॉर्म सब के साथ लगेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसमें क्या होता है प्यारे साथियों, इसमें आता है इज, एम, आर आ जाता है ना, इज, एम, आर आ जाता है। सेकेंड फॉर्म में आपकी जैसे वॉज, वर आ जाती है, क्या आ जाती है, वॉज, वर आ जाती है ना। और इसमें अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात करें तो इसमें प्यारे साथियों हैज, हैव, क्या आ जाती है, हैज, हैव और हैड आ जाता है, क्या आ जाता है, हैड आ जाता है ना। अगर इसकी बात करें तो इसमें एक वर्ब है बीइंग लग जाता है, जैसे है ना चेंज होता है जब एक्टिव से पैसिव वाइज, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जब हम एक्टिव से पैसिव चेंज करते हैं तो बीइंग लग जाता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल दैट, ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया, क्या लिया, मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, जैसे मैंने लिखा सी इज लर्निंग, ठीक है, सी इज लर्निंग अ लेसन, ठीक है, मैंने एक लेसन लिखा सी इज लर्निंग अ लेसन, क्लियर है ना, ये हेड नहीं है, इसको आप हटा दीजिए, ठीक है, यहाँ पर आप ये हेड, हम यहाँ पर देखो सी इज लर्निंग अलेशन, अलेशन क्या है, ऑब्जेक्ट है, सी क्या है, सब्जेक्ट है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी मेन वर्ब है ना, ये हमारे टोटल क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। अब देखो इसका पैसिव वाइज बनाएंगे तो प्यारे साथियों क्या होगा, ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, अलेशन हो जाएगा, है ना। अगर हम इसका पैसिव वाइज बनाए तो यहाँ पर हम क्या, अलेशन सबसे पहले लिखेंगे, बोलो लिखेंगे कि नहीं, बोलो जी गुरुजी, अलेशन मैंने पहले लिख दिया। अब देखो अलेशन हो गया, अब इसी के साथ देखो जब इसके साथ इज आया है तो सिंपल से बात है ये भी सिंगुलर होगा तो इज लगा दिए। अब यहाँ पर देखो यही बीइंग लिख दिए, ये जो बीइंग है ना, ये बीइंग जो दिख रहा है वही यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस का काम कर रही है ना, तो यहाँ पर बीइंग हो गया। अब देखो लर्न की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लर्न, लर्ट, लर्ट, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लर्ट हो जाएगा, LERNT, है ना। अब इसके बाद बाय प्रेपोजिशन लगा देंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे, हर का प्रयोग कर देंगे। अब देखो मैं आपको ये समझाऊंगा कि आखिर ये हर कैसे चेंज हो गया, है ना, आखिर ये हर क्या है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, आई का मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है, दे का देम हो जाता है, यू का यू ही रहता है ना, ये कैसे होता है चलिए मैं आपको बताऊंगा। तो प्यारे साथियों इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि जब भी हम पहचान करें तो एक्टिव से पैसिव जब भी बनेगा तो पैसिव वाइज में क्या लगेगा, बी फॉर्म की वर्ब लगेगी, फर्स्ट फॉर्म में इज, एम, आर आएगा, सेकेंड फॉर्म में वॉज, वर आएगा, थर्ड फॉर्म में हैज, हैव, हैड आएगा, है ना। और इसके बाद एक इसके साथ और लगता है बीन, लगता है बीन भी जोड़ देना, है ना, हैज, हैव, हैड के साथ बीन आता है। और फिर इसके बाद अगर फोर्थ फॉर्म में आए तो इसमें क्या लगता है, इसमें बीइंग का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, बीइंग का प्रयोग करते हैं, याद रखना, क्लियर है ना। और V3 सबके साथ आएगा, मतलब वर्ब ऑफ द थर्ड फॉर्म सबके साथ आएगा, चाहे प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो या फ्यूचर हो, सबके साथ आएगा, ये ध्यान रखना। ओके, बात क्लियर हो गई ना। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट टेंस रूल्स, मतलब प्रेजेंट टेंस का कैसे हम एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफॉर्म करें। ओके, तो चलिए बात करते हैं प्यारे साथियों। हम लोग सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं इंडेफिनिट की, किसकी बात करते हैं, इंडेफिनिट की बात करते हैं, है ना, प्रेजेंट टेंस में इंडेफिनिट रूल की बात करते हैं। फिर हम लोग किसकी बात करते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस की, किसकी बात करते हैं, कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं। फिर इसके बाद हम किसकी बात करते हैं, परफेक्ट की बात करते हैं, किसकी साथियों, परफेक्ट की बात करते हैं। तो देखो इंडेफिनिट में क्या रूल बनता है, तो इंडेफिनिट में अगर हम बात करें तो इसका जो एक्टिव वाइज होता है, एक्टिव वाइज है ना, ACT का मतलब एक्टिव वाइज, एक्टिव वाइज होता है, इसका मतलब होता है सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस, मतलब ये मैंने इसलिए लिखा कि सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर होगा तो उसमें यस या ईएस लगाएंगे, बात क्लियर हो गई ना। फिर इसमें क्या जोड़ देंगे, ऑब्जेक्ट जोड़ देते हैं, है ना, ऑब्जेक्ट, ये हमारा बन जाता है एक्टिव वाइज। प्यारे साथियों अगर हम इसका पैसिव वाइज बनाए, अगर हम इसका पैसिव वाइज बनाए तो पैसिव वाइज क्या बनेगा, आप कहेंगे गुरुजी सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, बिल्कुल मैंने ऑब्जेक्ट लिख दिया। इसके बाद फिर इसमें क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर आ जाती है, क्या आ जाती है, इज, एम, आर आ जाती है। और फिर V3 लगता है, V3 का मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म, बात क्लियर हो रही ना। ओके, इसके बाद बाई प्रेपोजिशन आ जाता है और बाई प्रेपोजिशन के बाद सब्जेक्ट लिख देते हैं। अब सब्जेक्ट जो हमारा यहाँ पर होता है वो ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है, किसमें, ऑब्जेक्टिव केस में। जैसे मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ठीक है, जैसे प्यारे साथियों मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि ये ऑब्जेक्टिव केस है क्या, है ना। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सब्जेक्ट, क्या लिख देता हूँ, सब्जेक्ट, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट, क्या लिख देता हूँ, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर आप ध्यान देना, सब्जेक्ट की जगह पर क्या होगा, ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या होगा, क्लियर।
सब्जेक्ट की जगह पर क्या होगा और ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या होगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा आई, है ना, और वी लिखा, तो आई वी का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, और वी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। आई का मी और वी का अस हो जाएगा। अगर प्यारे साथियों दे आया है और यू आया है, तो दे का हो जाएगा देम, दे का देम हो जाएगा, और यू का यू ही रहेगा, यू नॉट चेंज, है ना। अगर प्यारे साथियों यहाँ पर आया ही सी, है ना, इट आया है, तो ही सी इट, ही का हो जाएगा हिम, और सी का हो जाएगा हर, सी का हर हो जाएगा, और इट का इट ही रहेगा। ये आपको याद रखना है। ओके, बात इतनी क्लियर हो गई कि नहीं। तो अगर आई आ जाएगा तो पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा। वी आएगा तो क्या बन जाएगा, अस बन जाएगा, है ना। अगर दे है तो देम हो जाएगा, यू है तो यू ही रहेगा, है ना, ही है तो हिम हो जाएगा, सी है तो हर हो जाएगा, और इट है तो इट ही रहेगा। इतनी बात क्लियर हो गई ना। तो ये हमारा सब्जेक्ट के रूप में रिप्रेजेंट होता है, और ये वाला जो हमारा होता है ऑब्जेक्ट के रूप में प्रेजेंट होता है। बात इतनी क्लियर हो गई कि नहीं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया। ओके, बात इतनी क्लियर हो गई ना। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं किसके, कॉन्टिन्यूअस की, है ना। किसकी बात करते हैं, कॉन्टिन्यूअस की। तो कॉन्टिन्यूअस में क्या है, तो कॉन्टिन्यूअस का रूल हम लोग जानते हैं कि क्या आखिर कॉन्टिन्यूअस में कैसे पैसिव वॉइस हमारा चेंज होगा। तो प्यारे साथियों अगर हम कहें कि कॉन्टिन्यूअस का जो एक्टिव वॉइस बनेगा, है ना, वो क्या बनता है। आप बोलेंगे गुरुजी सब्जेक्ट होता है, इसमें इज एम आर आता है, क्या आता है, इज एम आर आता है। इज एम आर के बाद क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, है ना। यही तो कहते हैं वर्ब का फोर्थ फॉर्म बोलो, या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो। बात क्लियर हो गई ना, बोलो हो गया ना छू मंतर। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। बात क्लियर हो गई ना, यस। अब अगर इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे प्यारे साथियों, तो पैसिव वॉइस हमारे क्या होगा, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद देखो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है, पहले उसको आप लिख दीजिए, क्योंकि इसमें डबल हेल्पिंग वर्ब लगेगा। और इसके बाद फिर इसमें बीइंग लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, बीइंग लगा दीजिए, BEING। ओके, हाँ, बीइंग लगने से ये बता दिया कि ये कॉन्टिन्यूअस है। बात क्लियर हो गई ना। इसके बाद V3 लगेगा, और बाई प्रेपोजिशन के साथ फिर हम क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे। और सब्जेक्ट यहाँ पर जो यो होगा वो ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, अगर कोई नाउन्स है, नाउन्स का मतलब जो भी नेम है, उसका पैसिव वॉइस जब भी बनेगा तो ऑब्जेक्ट नाउन ही लिखा जाएगा, क्योंकि नाउन का ऑब्जेक्टिव केस नाउन होता है। समझ गए ना, नाउन का ऑब्जेक्टिव केस नाउन ही होता है। बात इतनी क्लियर हो गई। आगे हम लोग बढ़ते हैं परफेक्ट की ओर। परफेक्ट की अगर हम एक्टिव वॉइस की बात करें, तो परफेक्ट में क्या होता है, आप सब्जेक्ट लिखते हैं, इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव आती है, क्या आती है, हैज या हैव आती है। V3 लगाते हैं, और V3 के बाद फिर क्या लिख देते हैं मेरे साथियों, ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, है ना। ये अगर इसका पैसिव वॉइस हम बनाएंगे तो पैसिव वॉइस क्या बनेगा, आप सबसे पहले लिख दीजिए प्यारे साथियों ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव का यूज करना है, और इसके साथ दूसरी हेल्पिंग वर्ब बीन आ जाएगी, है ना। मैंने आपको बताया था ना, बीन आती है हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद फिर इसमें क्या लगा देते हैं, V3 लगा दीजिए, और V3 के बाद बाई प्रेपोजिशन लगा दीजिए, और फिर क्या लिख दीजिए, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट अगर प्रोनाउंस है तो प्रोनाउंस ऑब्जेक्टिव केस में लिखे जाएंगे, अगर नाउंस है तो उनको हम ऑब्जेक्टिव केस में नहीं लिखेंगे। बात क्लियर हो गई ना। ओके, तो ये हमारे सारे प्रेजेंट टेंस के क्या बन गए, एक्टिव से पैसिव। ये हमारा बन गया इंडेफिनिट का, ये हमारा कॉन्टिन्यूअस का बन गया, और ये हमारा बन गया किसका, परफेक्ट का। बोलो डन हो गया कि नहीं, है ना। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। ओके, क्लियर हो गया कि नहीं। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करते हैं अब कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं ना, यस जरूर दिख रहे होंगे। ओके, यहाँ पर जैसे एग्जांपल लिखा है, द डॉग चेजेस द बॉल, है ना। हाँ, यहाँ पर क्या है, द डॉग चेजेस द बॉल, है ना। अब इसका पैसिव वॉइस अगर आप चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, अरे बोलो क्या हो जाएगा, तो डॉग क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। बोलो क्लियर है ना। अब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को पहले लिख दो, तो द बॉल, है ना, द बॉल हो जाएगा। अब देखो बॉल क्या है, सिंगुलर है ना, एक ही तो बॉल दिख रही है ना। देखो कुत्ता एक ही बॉल को चेज कर रहा है, एक ही तो बॉल को चेज कर रहा है ना, यस। तो इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इज लगा दिए, क्या लगा दिए, इज लगा दिए। अब इसमें क्या हो जाएगा, चेज्ड हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म मैंने बताया, चेज्ड हो जाएगा बाई द डॉग, है ना, बाई द डॉग हो जाएगा, है ना। इसका पैसिव वॉइस ये बन गया। अब अगला है सेंटेंस, सी राइट्स और लेटर। यहाँ पर सी सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब है, और लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। तो यहाँ पर देखो ये पत्र लिख रही ना,
देखो कितने मन से लिख रही, कितने खुशी, मतलब कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पत्र लिख रही है कि भाई ठीक है किसी खास व्यक्ति के लिए लिख रहे हैं ना, हाँ किसी खास व्यक्ति के लिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऑ लेटर, है ना प्यारे साथियों, क्या लिखेंगे, ऑ लेटर। अब देखो एक ही पत्र लिख रही ना, अभी थोड़ी ना कि बहुत सारे पत्र लिख रही है, एक समय में तो एक ही लिखेगी ना, तो सिंपल सी बात है, ऑ लेटर इज, है ना, राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गुरुजी रिटन हो जाता है, बिल्कुल, है ना, अ लेटर इज रिटन बाई, अब सी का क्या हो जाएगा, अब बोलो हर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, क्लियर। हाँ अब यहां पर देखो नेक्स्ट है आई स्टडी इंग्लिश, ठीक है, मैं इंग्लिश पढ़ती हूँ, है ना, अभी देखो इंग्लिश पढ़ रही है ना, कितने बेहतरीन तरीके से पढ़ रही है ना। चलो अब देखो यहाँ पर आई क्या है, सब्जेक्ट है, स्टडी क्या है, वर्ब है, इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्लियर है ना। इंग्लिश को हम सबसे पहले लिखेंगे, अब बोलो इंग्लिश एक सब्जेक्ट है ना, बिल्कुल, तो इज लगा दो, इंग्लिश इज स्टडीड, ठीक है, इंग्लिश इज स्टडीड बाई क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, क्लियर है ना। बोलो इस तरह से हम प्रेजेंट टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं, बात क्लियर हो गई ना। चलो आगे बढ़े, अब हम लोग देखते हैं पास्ट टेंस का, है ना, अब हम लोग देखते हैं पास्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस। तो पास्ट टेंस में भी वैसे हैं, पास्ट टेंस में भी तो हमारे क्या है, इंडेफिनिट है, पास्ट टेंस में भी हमारे क्या है, इंडेफिनिट का रूल अलग है ना, इंडेफिनिट का रूल अलग है, कॉन्टिन्यूअस का रूल अलग है ना, कॉन्टिन्यूअस का क्या है, रूल अलग है। और प्यारे साथियों अगर हम बात करें तो परफेक्ट का भी हमारा रूल अलग है ना। तो पास्ट में हम लोग सारे रूल्स को अच्छे से कवर कर ले ना। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा। तो प्यारे साथियों इसका एक्टिव वॉइस मैंने आपको जब टेंस पढ़ाया तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ठीक है, इफ एनी सेंटेंसेज यूज वर्ब ऑफ द सेकेंड फॉर्म दैट यू फाइंड आउट द सेंटेंस इज कॉल्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वो क्या कहलाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें सब्जेक्ट आता है, V2 आता है और ऑब्जेक्ट होता है। दुनिया का सबसे, ठीक है, दुनिया का सबसे छोटा जो सेंटेंस होता है वो होता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। ना तो इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब आती है, हाँ हेल्पिंग वर्ब कब आएगी, जब नेगेटिव सेंटेंस होगा, अफर्मेटिव में नहीं आएगा, अफर्मेटिव में केवल वर्ब का सेकंड फॉर्म, क्लियर है ना। ये हमारा एक्टिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस अगर हम बनाएंगे तो प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और इसकी हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया था ना, वॉज वर्ब बताया था ना आइडेंटिफाई वाले में, है ना, वॉज वर्ब आएगी और वॉज वर्ब के बाद V3 आएगा और V3 के बाद बाई प्रेपोजिशन आ जाता है और फिर सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्टिव केस के रूप में लिख देते हैं। जैसे आई है तो मी हो जाएगा, वी है तो अस हो जाएगा, दे है तो दैम हो जाएगा, है ना, ही है तो हिम हो जाएगा, इस तरह से। अगर कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव वॉइस क्या हो जाएगा, तो कॉन्टिन्यूअस वाले में प्यारे साथियों हमारा बनता है सब्जेक्ट बनता है और इसकी हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर लगती है, क्या लगती है, वॉज या वर लगती है। और इसमें क्या लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इसमें भी आती है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में सब में आईएनजी आता है ना। प्रेजेंट में इज एम आर आएगा, पास्ट में वॉज वर आएगा, फ्यूचर में विल सेल आ जाएगा, बाकी आईएनजी लगेगा ही, क्लियर है ना प्यारे साथियों। इसके बाद हम क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, क्लियर है ना। ओके आगे बढ़ते हैं। अब इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर आएगी, क्या आ जाएगी, वॉज या वर आएगी। वॉज वर के बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है बीइंग, बीइंग के बाद फिर क्या लगाएंगे मेरे साथियों, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई प्रपोजिशन और प्लस सब्जेक्ट लिख देंगे, है ना। बात इतनी क्लियर हो गई कि नहीं, बोलो। ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब बात करते हैं परफेक्ट की। तो परफेक्ट का एक्टिव वॉइस क्या बनेगा, परफेक्ट में हमारा एक्टिव वॉइस बनता है सब्जेक्ट और इसमें हेल्पिंग वर्ब आता है हैड, हैड के बाद फिर क्या आता है, V3 आता है, V3 के बाद फिर क्या आ जाता है प्यारे साथियों, ऑब्जेक्ट आ जाता है। इसका प्यारे साथियों अगर हम पैसिव वॉइस बनाएं तो पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के साथ इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड आएगी, हैड के बाद बीन आएगा और बीन के बाद V3 और V3 के बाद बाई प्रपोजिशन और प्लस सब्जेक्ट, है ना। और सब्जेक्ट आप सभी जान चुके हैं ऑब्जेक्टिव केस में लिखे जाते हैं, किस में लिखे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में। याद हो रहा है ना, नोट कर रहे हो ना, बिल्कुल हाँ, एक एक चीज को अच्छे से नोट करना और फिर मैं इसकी बाद में प्रैक्टिस करा दूंगा, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्लियर है ना। ओके 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 चलो, तो चलो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, चलो 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 कंटिन्यू करते हैं आगे। आगे हम लोग बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स, है ना, कुछ एग्जांपल्स आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं। अब इनका पैसिव वॉइस बनाओ, है ना। जैसे सिंपल पास्ट का दिया है, द डॉग चेज्ड द कैट, है ना। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है,
द कैट है तो सिंपल सी बात है द कैट लिख दो, द कैट वॉज। अब चेस्ड का वर्ब का थर्ड फॉर्म वही होगा, है ना, चेस्ड ही लिख देंगे। क्या लिख देंगे? चेस्ड बाई क्या हो जाएगा? द डॉग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द डॉग हो जाएगा। तो द कैट वॉज चेस्ड बाय द डॉग हो जाएगा। कितना क्लियर है ना? ओके, आगे बढ़ते हैं। कॉन्टिन्यूअस। अब कॉन्टिन्यूअस में क्या है? अब इसमें देखो क्या है, अ बुक है ऑब्जेक्ट, सिंपल सी बात है, आप लिख दीजिए अ बुक वॉज। क्या लिख दीजिए? अ बुक वॉज। अब यहाँ पर क्या लिख दीजिए बेटा? बीइंग का प्रयोग कर दीजिए। क्या गुरुजी? बीइंग लगा दीजिए। और बीइंग के बाद फिर यहाँ पर रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रेड होता है ना। देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे तो डाउट होता है, वो रीडेड लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? रीडेड लिख देते हैं। जी गुरुजी ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, रीड का थर्ड फॉर्म रीडेड। नहीं, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। देखो इसका स्पेलिंग वही होता है, लेकिन इसका जब प्रोनाउंसिएशन होता है पास्ट में या परफेक्ट पार्टिसिपल में, ये रेड पढ़ा जाता है ना। यहाँ पर स्पेलिंग इसकी रीड होती है फर्स्ट फॉर्म, है ना, और रीड सेकेंड फॉर्म भी होती है, और रीड हमारी क्या होती है? थर्ड फॉर्म होती है। तो इसको हम रीड पढ़ते हैं और इसको रेड पढ़ते हैं, और इसको भी हम क्या पढ़ते हैं? रेड। मतलब प्रोनाउंसिएशन रेड हो जाएगा, स्पेलिंग वही रहेगी। ये याद रखना, अक्सर हम लोग गलत कर देते हैं, है ना। हाँ, तो ये याद रखना कि इसको हम फर्स्ट फॉर्म के रूप में रीड पढ़ते हैं, सेकंड फॉर्म के रूप में हम इसे रेड पढ़ते हैं, और थर्ड फॉर्म के रूप में इसे हम क्या पढ़ते हैं? रेड पढ़ते हैं। बात क्लियर हो गई ना? बोलो क्लियर है ना? जी गुरुजी। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? बाई लिखेंगे, और बाई के बाद सी का क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट में देखो ऑब्जेक्ट है द प्रोजेक्ट, तो प्यारे साथियों हम क्या लिखें? द प्रोजेक्ट, है ना, द प्रोजेक्ट हैड बीन। मैंने आपको बताया हैड बीन। अब देखो फिनिश्ड यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है, उसी को लिख दो, फिनिश्ड हो जाएगा। और बाई क्या हो जाएगा? देखा क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखा देम हो जाएगा। बताओ कितना इजी है ना। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना है, बाकी हर एक एग्जाम्पल आप बेहतर तरीके से सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्यूचर टेंस की बात करते हैं। किसकी? फ्यूचर टेंस का रूल क्या है ना। तो फ्यूचर टेंस में हम बात करेंगे इंडेफिनिट की, और किसकी बात करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता। किसका नहीं बनता? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता, है ना। तो चलो प्यारे साथियों हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट की। किसकी बात करेंगे? इंडेफिनिट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इंडेफिनिट की बात करेंगे। उसके बाद फिर हमारा बनता है परफेक्ट का बनता है। किसका बनता है? परफेक्ट का बनता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम इसका एक्टिव वॉइस बनाएं तो एक्टिव वॉइस क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। इसमें क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब विल या शैल का प्रयोग करते हैं, है ना। विल या शैल लगता है, विल शैल से ही आप पहचान कर लीजिए कि ये फ्यूचर है। क्या है? फ्यूचर है ना। अब इसमें क्या हो जाता है? V1 आ जाता है, और फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। क्या आ जाता है? ऑब्जेक्ट आ जाता है। जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे लल्ला, क्या बनाएंगे? पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा मेरे लल्ला? ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे। बोलो क्लियर है? ऑब्जेक्ट के साथ इसमें विल या शैल आएगा। क्या आ जाएगा? विल या शैल आ जाएगा, और इसके साथ एक हेल्पिंग वर्ब आती है बी। क्या लगता है? बी लगता है। हाँ, वही बी फॉर्म की वर्ब है ना। बी यहाँ पर लगता है, और बी के बाद फिर क्या लगाता है? V3 लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिख देते। सॉरी, बाई प्रपोजिशन तो भूल ही गए ना। हाँ, आपको नहीं भूलना, ठीक है। हाँ, आपको नहीं भूलना, हम थोड़ा सा जल्दबाजी में भूल गए, ठीक है। हाँ, चलो यहाँ पर बाई प्रपोजिशन लगा दो लल्ला, और बाई के बाद फिर क्या लिख दीजिए? जो आपका सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव केस में लिख दिया जाएगा। बोलो क्लियर है ना। चलो अब प्यारे साथियों अगर हम परफेक्ट की बात करें, किसकी? अब हम परफेक्ट की बात करें तो इसका एक्टिव वॉइस क्या बनता है? आप बोलेंगे गुरुजी सब्जेक्ट लिखते हैं, और सब्जेक्ट के बाद इसमें विल या शैल आ जाता है। ये एक्टिव वॉइस की बात कर रहे हैं ना। विल शैल के बाद फिर क्या बन जाता है मेरे साथियों? विल शैल के बाद फिर आपका आ जाता है हैव। क्या आ जाता है? हैव के बाद V3 के बाद बाई प्रपोजिशन। सॉरी, बाई प्रपोजिशन कहाँ आ जाएगी? ये तो एक्टिव वॉइस है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बाई नहीं आएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आपका एक्टिव वॉइस है ना, ऑब्जेक्ट लिख दो। क्या लिख दो? ऑब्जेक्ट लिख दो। क्लियर है ना। अब यहाँ पर अगर इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस देखो क्या होगा? ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिख दो, तो ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया। बोलो
लिख दिया ना। अब ऑब्जेक्ट के साथ हम इसमें क्या लिखेंगे, विल या शैल लगा देंगे, वही विल शैल जो ऊपर लिखा हुआ है। इसके बाद अब विल लगाना है या शैल, है ना। अब यहाँ पर डिपेंड करेगा। देखो मॉडर्न इंग्लिश में पहले क्या था, इंग्लिश ग्रामर, हमारी जो पुरानी इंग्लिश ग्रामर है उसमें आई वी के साथ शैल का यूज होता है, ठीक है, बाकी सबके साथ विल का। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में आई और वी के साथ भी हम किसका प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग इसमें डाउट मत रहना। पुरानी इंग्लिश जो हमारी ग्रामर है ओल्ड वाली, उसमें हम लोग आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश ऐसा फॉलो नहीं करती है, याद रखना, ठीक है। अभी आप पर डिपेंड करेगा। ओके, अब आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। यहाँ पर हैव वैसे ही लिख देते हैं और इसमें एक और लिख देते हैं, बीन बजा देते हैं, बीन बज गई, है ना। तो बीन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गई। फिर इसके बाद क्या लगेगा, V3 लगेगा और V3 के बाद फिर क्या आएगा, बाई प्रपोजिशन। फिर बोलोगे गुरुजी सब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये हमारा बन गया पैसिव वॉइस, मतलब 8 प्रकार के टेंसों का। तो बोलो बन गया ना 8 प्रकार के टेंसों का। बस इन्हीं कॉन्सेप्ट को अगर हम अच्छे से समझ ले तो टेंस से रिलेटेड जितने भी एक्टिव से पैसिव आएंगे हम बेहतर तरीके से कर लेंगे, कोई डाउट्स नहीं रहेगा। ओके, तो चलिए इतनी कहानी आपको समझ में आ गई कि नहीं। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हम आपको देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा नेहा विल सिंग अ सॉन्ग, ठीक है, टुमारो। नेहा विल सिंग अ सॉन्ग टुमारो। नेहा कल गीत गाएगी, आज नहीं गाएगी, ठीक है, कब गाएगी, कल गाएगी, है ना। हाँ, आने वाला कल। टुमारो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आने वाला कल। तो यहाँ पर इसका पैसिव वॉइस बनाओ। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, अगला एक्टिव वॉइस आपको दे रहे हैं। मैंने कहा दे विल हैव फिनिश्ड, ठीक है। दे विल हैव फिनिश्ड दियर वर्क, ठीक है। यहाँ पर वर्क्स लिख दो, दियर वर्क्स, ठीक है। ये हाँ, चलो ये आपका क्या हो गया, एक्टिव वॉइस हो गया। अब यहाँ पर इसका पैसिव वॉइस बना दीजिए। तो यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट हमारा ये है, वर्ब हमारी ये है, हेल्पिंग वर्ब हमारी ये है, ये हमारा सब्जेक्ट है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा होता है बेटा एडवर्ब। क्या होता है, हाँ, एडवर्ब ऑफ टाइम, है ना। जब आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे तो वहाँ पर एडवर्ब बताएंगे, टाइम को रिप्रेजेंट करा। ओके, तो एडवर्ब ऑफ टाइम को हम बाद में यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे अ सॉन्ग, क्या लिखेंगे मेरे लल्ला, और सॉन्ग विल बी सिंग, सैंग, शंग यहाँ पर थर्ड फॉर्म होती है। शंग बाई क्या हो जाएगा, नेहा, कौन हो जाएगा, नेहा दीदी हो जाएंगी। और टुमारो को फिर हम वैसे का वैसे लिख देंगे, है ना, जैसा होगा वैसा हम लिख देंगे। तो अ सॉन्ग विल बी शंग बाय नेहा टुमारो। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं। दे विल हैव फिनिश्ड दियर वर्क्स, है ना। तो दियर वर्क्स हो जाएगा, दियर वर्क्स विल हैव बीन, है ना, फिनिश्ड बाय क्या हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा, है ना, देम हो जाएगा। क्लियर है ना। तो मैंने क्या लिखा, दियर वर्क्स विल हैव बीन फिनिश्ड बाय क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। क्लियर है ना। तो ये हमारा रहा एक्टिव से पैसिव वॉइस। कैसा रहा, बहुत शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कुछ MCQ क्वेश्चंस हैं, हम लोग लगाते हैं और चेक करते हैं कि हम कितने पानी में हैं और कितने हम जमीन में हैं, है ना। हाँ, तो चलो पहला क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, सी गेव मी अ गिफ्ट। इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो गेव लगाया है, आपने समझ लिया कि V2 दिया है। मैंने बोला ना, दुनिया का, संसार का सबसे जो छोटा सेंटेंस बनता है वो सिंपल पास्ट बनता है, और वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस, है ना, वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसमें मैंने आपको क्या बताया था, इसमें वॉज वर आएगा। अब देखो वर्ब से पहचानो, वॉज वर कहाँ दिया है। अब बोलेंगे गुरुजी इसमें ऐप लगाया, उड़ा दो तुरंत। इसमें वॉज दिया है, इसमें इज लगाया, 2 ऑप्शन आपके डिलीट हो गए। अब ऑप्शन 2 बचते हैं। अब देखो यहां पर अगर हम बात करें आई वॉज, है ना, तो सी किससे बनेगा नहीं, क्योंकि सी ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है। ऑप्शन आपका सही क्या हो जाएगा, आई वॉज गिवन अ गिफ्ट बाय हर। ऑप्शन ए फॉर असम इज राइट आंसर। क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला MCQ दिया है, शुभम विल क्लीन द क्लास, चेंज इनटू पैसिव वॉइस।
सॉरी। तो यहाँ पर क्या होगा, विल दिया है, विल से आपने पहचान लिया कि ये फ्यूचर टेंस है। अब इसमें मैंने आपको क्या बताया था, इसमें मैंने बताया था विल बी आएगा और विल बी के बाद V3 वो जोड़ो, ठीक है। V3 कहाँ पर दिया है, तो देखो क्या है, विल बी, देखो विल बी यहाँ भी लगाया है, विल बी यहाँ भी लगाया है, विल यहाँ लगाया है और विल बी यहाँ लगाया है ना। अब देखो ऑब्जेक्ट क्या है, क्लीन द क्लास, द क्लास है, तीनों में दिया है द क्लास विल बी क्लीन्ड। हमने आपको बताया कि V3 ढूंढो तो इसमें क्लीन लिखा है, इसमें भी क्लीन, ऑप्शन केवल ए मैच कर रहा है। ऑप्शन आपका क्या सही हो गया, ई, ऑप्शन ए फॉर असम। क्लियर है ना, बहुत ही शानदार। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है द बॉय वर सॉल्विंग द सम्स, ठीक है। द बॉय वर, अब देखो वर दिया है तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। मैंने आपको इसमें बताया था इसमें क्या आता है, वर लगेगा और वर के साथ क्या आएगा, बीइंग आएगा और बीइंग के बाद V3 आता है ना, V3। अब देखो बीइंग के बाद V3 कहाँ दिया है, ऑब्जेक्ट क्या है, द सम्स है ना, तो द सम्स वर है ना, वॉज नहीं होगा, सम्स क्या है, प्लूरल है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर क्या हो जाएगा, द सम्स वर सॉल्व्ड बाय द। अब यहाँ पर देखो सॉल्व लिखा है, बीइंग कहाँ है, केवल ऑप्शन इसमें दिख रहा है, ऑप्शन इसका मतलब क्या होगा, सी फॉर चेन्नई इज राइट आंसर। क्या होगा, सी फॉर चेन्नई इज राइट आंसर। ऑप्शन आपका क्या सही होगा, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला है राम रीड्स अ नॉवेल, ठीक है, राम रीड्स अ नॉवेल। अब यहाँ पर देखो राम रीड्स अ नॉवेल का मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो सिंपल सी बात है, और नॉवेल दिया है और नॉवेल इज बीइंग कहाँ से आ जाएगा, है ना, रीडिंग कहाँ से होगा, बीइंग कहाँ से होगा, सिंपल सी बात है, ऑप्शन क्या होगा, बी होगा और नॉवेल इज रेड बाय राम हो जाएगा। क्लियर है ना, बोलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, सी इज सिंगिंग और सॉन्ग, सी इज सिंगिंग और सॉन्ग, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, तो यहाँ पर अ सॉन्ग हो जाएगा, बिल्कुल ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखो बीइंग कहीं दिख रहा है, अब वॉज कहाँ से हो जाएगा, इज कहाँ होगा, सिंपल सी बात है, ऑप्शन हमारा केवल मैच कर रहा है, बी फॉर बॉम्बे इज राइट आंसर। अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर, है ना, ये हमारा रहा एक्टिव से पैसिव वॉइस। उम्मीद है कि आपको बेहतर समझ में आए होंगे सारे पॉइंट्स। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं रिकैप की, है ना, हम लोगों ने क्या पढ़ा, है ना। तो मैंने आपको बताया कि एक्टिव से पैसिव कैसे चेंज होता है ना, कैसे हमारे फॉर्मेट चेंज होते हैं, कहाँ पर सब्जेक्ट काम करता है कैसा, कहाँ पर ऑब्जेक्ट कैसा काम करता है, कहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आती है कैसी, कहाँ पर मेन वर्ब कैसी यूज होती है, ये सारी बातें आज के सेशन में हम लोग ने जाना, है ना। तो प्यारे साथियों, अगर हम बात करें एक स्ट्रक्चर के माध्यम से, मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर कहीं नोट कर लेना, है ना, कंफ्यूजन होगा ही नहीं। सब्जेक्ट लिखते हैं, है ना, एक्टिव वॉइस में, एक मिनट मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि कैसे हम एक्टिव से पैसिव चेंज करेंगे। ओके, ये बात को आप हमेशा याद रखना, ठीक है, हमेशा याद रखोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, है ना। हाँ चलो, यहाँ पर अगर हम बात करें ये एक्टिव वॉइस की, ये एक्टिव वॉइस हमारा हो गया और ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस। क्या हो गया, पैसिव वॉइस। ओके, अब देखो एक्टिव और पैसिव वॉइस में थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। ओके चलो, अब देखो एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है ना, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। बोलो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। और एक चीज मैंने आपको और बताई थी स्टार्टिंग में, क्या बताई थी कि एक्टिव से पैसिव उन्हीं सेंटेंसों का बनेगा जिनकी वर्ब ट्रांजिटिव होगी, है ना, जिनकी वर्ब ट्रांजिटिव नहीं होगी उनका हम एक्टिव से पैसिव नहीं बनाएंगे, है ना, ये याद रखना। तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है, एचवी का मतलब हेल्पिंग वर्ब, है ना। हाँ, इसके बाद फिर हमारी जो मेन वर्ब होती है, एमवी का मतलब मेन वर्ब, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में आएगी और मेन वर्ब के बाद बाई प्रेपोजिशन आ जाता है और फिर यही सब्जेक्ट हमारा क्या बन जाता है, ऑब्जेक्टिव केस के रूप में। मतलब आपने क्या पहचान किया, तो देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें बदल गई, है ना, कुछ चीज़ें क्या बदल गई, ऑब्जेक्ट आ गया, देखो इधर ऑब्जेक्ट आ गया। अब ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, है ना, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। बाकी मेन वर्ब आपकी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगी, बाई प्रपोजिशन एक्स्ट्रा यूज करना है और सब्जेक्ट घूम फिर करके इधर आ जाएगा, है ना। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है, बेसिक का स्ट्रक्चर है, ये हमारा बेसिक का स्ट्रक्चर है कि किस तरह से हम एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करते हैं। अब देखो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो डिपेंड करेगा टेंस, कि अगर प्रेजेंट होगा तो इज एम आर आएगी, पास्ट होगा तो वॉज वर आएगी, फ्यूचर होगा तो हमारा क्या आएगा, विल सेल आएगा, है ना। वो सारी बातें हमने आपको डिस्कस कर दिया। ओके, तो ये बातें हम लोगों ने एक्टिव से पैसिव में जाना। ओके, बात रही क्लियर। तो
ये रही आज का सेशन, प्यारा सा। कैसा रहा? उम्मीद करते हैं आपको हर एक पॉइंट समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, एक नए इंटरेस्टेड टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।